आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं ना, तो हम एक तरह की बिल्कुल साफ तस्वीर की उम्मीद करते हैं। हाँ, इंसान को हर चीज स्पष्ट रूप से देखने की आदत जो होती है। बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल किसी मशीन की इंजीनियरिंग की तरह। जैसे मान लीजिए अगर शरीर की कोई हड्डी टूट जाए तो एक्सरे की उस काली फिल्म पर एक सफेद टेढ़ी लाइन तुरंत चमक उठती है। सही कहा, और डॉक्टर बस वहां उंगली रखकर बता देता है कि देखिए खराबी यहाँ है। ये एक बहुत ही आरामदायक स्थिति होती है। हाँ, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो चीज़ों को देखना चाहता है, उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना चाहता है ताकि समस्या का ठोस समाधान निकाला जा सके। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना। वही तो, समस्या तब आती है जब बात इंसानी शरीर के सबसे गहरे रहस्यों की हो। मेरा मतलब है हमारा दिमाग, हमारी चेतना या हमारे विचार। बिल्कुल, उस दुनिया में कदम रखते ही वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही, अचानक से सब कुछ धुंधला हो जाता है। कोई मशीन ये नहीं बता सकती कि किसी इंसान का दिमाग आज थका हुआ क्यों है या फिर कोई फैसला लेने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है। इस धुंधलेपन की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गलत जगह पर समस्या को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ ठोस चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, हम केवल ठोस चीजों को माप रहे हैं, जबकि असल में जो चीज हमारे पूरे दिमाग और शरीर को चला रही है ना, वो पूरी तरह से अदृश्य है। और यही आज की इस खास चर्चा का सबसे बड़ा रोमांच है, क्योंकि आज हम दो ऐसी चीजों को आमने सामने रखने वाले हैं जो एक दूसरे से सदियों दूर है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, एक तरफ हमारे पास है भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद पर आधारित प्राचीन स्वर विज्ञान, जिस पर आचार्य मनोज वासुदेव जी का बहुत ही विस्तृत शोध है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? दूसरी तरफ है आज की अत्याधुनिक FNIRS न्यूरो स्कैनिंग तकनीक और इसके साथ डॉक्टर राजेंद्र जैन का वो शानदार इंटरव्यू। जी, और हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रही हैं। ये सच में अचरज की बात है। तो हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य मिशन भी यही है। ये दोनों स्रोत साबित करते हैं कि हमारी सांसें केवल शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कोई पंपिंग मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सांसें हमारे दिमाग, हमारी सफलता और हमारे पूरे स्वास्थ्य का असली रिमोट कंट्रोल हैं। अरे वाह! तो जो लोग भी आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे तनाव, अनिद्रा या फिर जानकारी के भारी बोझ यानी इन्फो ओवरलोड से परेशान हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत सारे रहस्य खोलने वाली है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो चलिए सीधे इंसान के शरीर के उस स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं, जिसके बारे में शायद कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। इसकी शुरुआत प्राचीन यौगिक विज्ञान के उस बुनियादी सिद्धांत से होती है जो कहता है कि इंसानी शरीर में 72,000 ऊर्जा प्रणालियां हैं। 72,000? हाँ, इन्हें नाड़ियां कहा जाता है, लेकिन इन सब में 3 नाड़ियां पूरे नर्वस सिस्टम का आधार हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी बाईं नाक से जुड़ी है ना? बिल्कुल, इड़ा बाईं नाक से जुड़ी है, पिंगला दाईं नाक से और सुषुम्ना इन दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित है। अच्छा, अगर मैं इसे आज के किसी आधुनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, जी बताइए, तो क्या इसे कार के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह देखा जा सकता है? मेरा मतलब है जैसे बायां स्वर गाड़ी के AC की तरह है जो इंजन को शांत करता है, और दायां स्वर हीटर या टर्बो बूस्ट की तरह है जो शरीर को तुरंत एनर्जी और रफ्तार देता है। ये तुलना बहुत ही सटीक बैठती है। विज्ञान आज इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का स्विच कहता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? हाँ, 1983 में वंस और उनके साथियों ने EEG का इस्तेमाल करके एक रिसर्च की थी। अच्छा, तो उस रिसर्च में क्या पता चला? उन्होंने पाया कि जब इंसान केवल एक नथुने से सांस लेता है तो मस्तिष्क के विपरीत गोलार्ध यानी ऑपोजिट हेमिस्फीयर की विद्युत गतिविधि बदल जाती है। एक मिनट रुको, विपरीत गोलार्ध? हाँ, और हाल ही में FNIRS तकनीक जो दिमाग में खून के बहाव को मापती है, उससे किए गए एक अध्ययन में भी यही देखा गया। दाई नाक यानी पिंगला से सांस लेने पर मस्तिष्क के बाईं हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ऑक्सीजन से भरा खून बहुत तेजी से पहुंचने लगता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर दाई नाक से सांस लेने पर बायां दिमाग एक्टिवेट होता है, जहां हमारा लॉजिक और गणित का सेंटर है, तो इसका मतलब है कि कोई भी मुश्किल फैसला लेने से पहले केवल अपनी सांस की दिशा चेक करने से ही दिमागी क्षमता को बदला जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये तो शरीर की पूरी प्रोग्रामिंग को हैक करने जैसा लग रहा है।
मेरा मतलब है इतनी जल्दी कोई बायोलॉजिकल बदलाव कैसे हो सकता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की नसों का एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब बायां स्वर चलता है ना, तो वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जगाता है। इसका काम है शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में डालना। मतलब आराम और पाचन के मोड में। एकदम सही। इसमें हार्ट रेट धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिरता है। और दाएं स्वर के चलने पर? वहीं दायां स्वर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिसे हम फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। लड़ो या भागो वाला मोड। जी, ये शरीर में गर्मी पैदा करता है और तार्किक क्षमता को एकदम चरम पर ले जाता है। ये तो हो गई भारी वायरिंग की बात, एसी और हीटर वाली। लेकिन जब हम इस सांस के एकदम माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ हवा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर एक पूरा केमिकल और एलिमेंटल अलार्म क्लॉक चल रहा है, जिसे पंच महाभूत चक्र कहा गया है। ये तंत्र का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। शिव स्वरोदय के अनुसार कोई भी एक स्वर लगातार नहीं चलता, इसकी एक तय समय सीमा होती है। और वो समय सीमा कितनी होती है? लगभग 60 मिनट की। और उन 60 मिनटों के भीतर हमारे शरीर में 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एक बहुत ही गणितीय क्रम में आते और जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये समय एकदम फिक्स है। जैसे उस 1 घंटे में पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक रहता है, जो सबसे ज्यादा स्थिरता देता है। हाँ, बिल्कुल। फिर जल तत्व 16 मिनट के लिए आता है, अग्नि 12 मिनट, वायु 8 मिनट और आखिर में आकाश तत्व सिर्फ 4 मिनट के लिए। सही कहा आपने। और ग्रंथ ये भी दावा करते हैं कि इंसान अपनी सांस की भौतिक लंबाई से इन तत्वों को पहचान सकता है। यहीं पर आकर मुझे थोड़ा संशय हुआ था जब मैं इसे पढ़ रही थी। ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी तत्व की सांस नाक के बीच से निकलती है और 12 अंगुल लंबी होती है। जी, और जल तत्व 16 अंगुल तक जाता है। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि कोई अपनी सांस को 12 अंगुल कैसे नाप सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल ये नापने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था पुराने समय में। वो कैसे? अगर कोई इंसान अपनी उंगलियों को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली अपनी नाक के नीचे रखे और जोर से सांस छोड़े, तो हवा का दबाव कितनी उंगलियों तक महसूस हो रहा है, ये उसकी अंगुल लंबाई होती है। अच्छा, तो उंगलियों को नापने के स्केल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जब शरीर शांत होता है यानी पृथ्वी तत्व चल रहा होता है, तो सांस भारी और छोटी होती है, बस 12 अंगुल तक जाती है। और वायु तत्व में? जब शरीर में वायु तत्व बढ़ता है तो सांस उथली और लंबी हो जाती है। अरे वाह! एक बात और जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है सांसों का स्वाद लेना। जी, वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब शोध कहता है कि जब पृथ्वी तत्व चल रहा होता है तो मुंह में हल्का मीठा स्वाद आता है, जल में कसैला और अग्नि में तीखा। बिल्कुल सही। पर सांस का स्वाद कैसे लिया जा सकता है? क्या हवा में कोई चीनी या मिर्च मिली होती है? नहीं, हवा में कुछ नहीं मिला होता, बल्कि मुंह के भीतर का रासायनिक वातावरण बदल जाता है। मतलब हमारे शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अग्नि तत्व हावी होता है तो लार ग्रंथियां सूखने लगती हैं। अच्छा, तभी मुंह सूखने लगता है घबराहट में। एकदम सही। और लार का पीएच एसिडिक हो जाता है, जिससे मुंह में एक तीखा या कड़वापन महसूस होता है। और जब हम आराम कर रहे होते हैं तब क्या होता है? जब इंसान गहरे आराम में होता है यानी जल या पृथ्वी तत्व के दौरान, तो लार का बहाव बढ़ जाता है और वो अल्कलाइन हो जाती है। तो इससे मिठास आती है। जी, ये एक तरह की मिठास या तटस्थता का एहसास देती है। ये सांस को चखना नहीं है, बल्कि अपनी ही लार के बदलते रसायन को महसूस करना है। क्या बात है! ये तो शरीर की माइक्रो मैकेनिक्स की बात हो गई। इसके अलावा दरपार संघनन परीक्षण भी होता है ना? हाँ, मिरर टेस्ट। यानी शीशे पर सांस छोड़ने से जो भाप बनती है उसका आकार भी बदलता है। लेकिन अब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। क्या सवाल? अगर सांसें दिमाग और शरीर को इस हद तक कंट्रोल करती हैं, तो क्या हम अपनी शारीरिक मुद्रा से अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं? यहीं से प्राचीन न्यूरो रिफ्लेक्सोलॉजी की शुरुआत होती है। न्यूरो रिफ्लेक्सोलॉजी? हाँ, इसे हम आज की भाषा में स्वर बदलने का हैक कह सकते हैं। हैक? मतलब हम अपनी सांस को जबरदस्ती बदल सकते हैं? बिल्कुल।
मान लीजिए किसी को बहुत ही एकाग्रता वाला कोई काम करना है, लेकिन उसका शांत रहने वाला बायां स्वर चल रहा है, तो वो इंसान क्या करेगा? वो व्यक्ति इसे शारीरिक तरीके से बदल सकता है। सबसे आसान तरीका है पार्श्व शयन, यानी करवट लेकर लेटना। अच्छा। अगर दायां स्वर चालू करना है तो बाईं करवट 5 से 10 मिनट लेटना होता है। अरे वाह। और मैंने पढ़ा था कि एक तरीका कांख में दबाव डालने का भी है, जी, आम पिटने, जिसे योग दंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। रुको, कांख दबाने से नाक कैसे खुल सकती है? इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम में अप अप डाउन डाउन दबाकर चीट कोड लगाने जैसा लग रहा है। हाँ, ये चीट कोड ही है, लेकिन इसका एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल आधार है। वो क्या है? हमारी कांख के नीचे तंत्रिकाओं का एक बहुत संवेदनशील गुच्छा होता है, जिसे न्यूरोवैस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके। जब कोई व्यक्ति अपनी कांख में किसी चीज से दबाव डालता है, जैसे योग दंड या अपनी ही मुट्ठी का इस्तेमाल करके, तो क्या होता है? तो वहां मौजूद रिसेप्टर्स सीधे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजते हैं। यानी सिग्नल सीधे शरीर के मेन कंट्रोल सेंटर में जा रहा है। जी बिल्कुल। और हाइपोथैलेमस तुरंत एक आदेश जारी करता है, जिससे उस तरफ की नाक की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं जहां दबाव पड़ा है, और फिर ऑपोजिट साइड की नाक तुरंत खुल जाती है। ये विशुद्ध रूप से एक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो अगर कोई आम इंसान इस विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना चाहे, तो इसके क्या उपयोग है? इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे खाना खाने या सोने के मामले में इसका क्या रोल है? पाचन के मामले में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि खाना हमेशा दाएं स्वर यानी पिंगला के चलते हुए ही खाना चाहिए। दाएं स्वर में ही क्यों? जैसा हमने पहले बात की ना, दायां स्वर शरीर में हीटर यानी ऊष्मीय ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा पेट की जठराग्नि को तेज करती है। अच्छा, तो इससे खाना जल्दी पचता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बाएं स्वर यानी कूलिंग मोड में भारी भोजन कर ले, तो वो खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस और सुस्ती आती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाएं करवट लेटना चाहिए, ताकि दायां स्वर सक्रिय रहे। समझ गई। और नींद के मामले में अनिद्रा आज के समय में कितनी आम बात हो गई है। हर दूसरा इंसान नींद ना आने से परेशान है। हाँ, अनिद्रा का सीधा संबंध दिमाग के ओवरलोड से है। जब व्यक्ति का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शटडाउन नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में दाईं करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ये चंद्र नाड़ी है। और चंद्र नाड़ी शरीर को शांत करती है। एकदम सही। इसके सक्रिय होते ही हृदय गति कम होने लगती है, शरीर में मेलाटोनिन जो कि नींद का हार्मोन है उसका स्राव बढ़ता है और इंसान गहरी नींद में चला जाता है। बहुत ही आसान और असरदार तरीका है ये। और अगर काम की बात करें तो? काम के मामले में भी ये बहुत काम आता है। जैसे अगर मुझे कोडिंग करना है, कोई गणित का सवाल सुलझाना है या कोई अहम मीटिंग करनी है, तो दायां स्वर बेहतर है, क्योंकि वो लॉजिक का सेंटर है। और अगर कोई पेंटिंग कर रहा है या कोई क्रिएटिव आइडिया सोच रहा है, तो बाएं स्वर को सक्रिय करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। ये दिमागी क्षमता को काम के हिसाब से ढालने का एक सटीक तरीका है। लेकिन मैंने देखा है कि इन दोनों स्वरों के अलावा एक तीसरी स्थिति भी है, जिस पर दोनों स्रोतों में, खासकर डॉक्टर जैन के इंटरव्यू में, एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। आप सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रही हैं? हाँ, सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों नाक से बराबर सांस चल रही हो, इसके बारे में बताइए। ये पूरे दिन का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक समय हो सकता है। खतरनाक क्यों? जब बायां और दायां दोनों स्वर एक साथ चलते हैं ना, तो उसका मतलब है कि दिमाग के दोनों गोलार्ध पूरी तरह से संतुलन में आ गए हैं। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस दौरान शरीर की ऊर्जा बाहर की दुनिया के बजाय भीतर की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि इंसान सांसारिक कामों के लिए उस वक्त कट ऑफ हो जाता है? एकदम सही पकड़ा आपने। सुषुम्ना के दौरान इंसान का अहंकार और ड्राइव यानी काम करने की इच्छा अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। ये अवस्था केवल ध्यान, गहरी सोच या प्रार्थना के लिए बनी है। डॉक्टर जैन साफ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस समय कोई सांसारिक काम करता है, जैसे कोई लंबी यात्रा पे निकलना, हाँ, यात्रा पर निकलना, कोई बिजनेस डील साइन करना या शादी करना, तो वो काम हमेशा विफल होता है। लेकिन इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है?
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग किसी बाहरी एक्शन के लिए तैयारी नहीं है? यही इसका असल कारण है। जब शरीर पूरी तरह से न्यूट्रल अवस्था में है और ऐसे में अगर उसे जबरन कोई आक्रामक काम करने को कहा जाए, जैसे ड्राइविंग करना या किसी से मोलभाव करना, जी, तो रिएक्शन टाइम बहुत धीमा हो जाता है। इसीलिए दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। बाप रे, ये बहुत ही डराने वाली लेकिन काम की जानकारी है। लेकिन अब सोचिए, किसी की बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग है और ठीक उसी वक्त उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। क्या उसे अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मीटिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक समझदार इंसान तुरंत अपना स्वर बदल लेगा। वही चीट कोड लगाकर? बिल्कुल। वो अपनी मुट्ठी को किसी एक कांख में दबाएगा और अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को न्यूट्रल अवस्था से निकालकर किसी एक तरफ दाएं या बाएं शिफ्ट कर लेगा। और ऐसा करके वो अपना फोकस वापस बाहरी दुनिया पे ला सकता है। जी हाँ। ये जानकारी सच में किसी को भी बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब इस चर्चा के सबसे रोमांचक पड़ाव पर आते हैं। बताइए। दिन प्रतिदिन के कार्यों से थोड़ा आगे बढ़कर अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का विज्ञान, एक आधुनिक विचार जिसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है और जो प्राचीन विज्ञान में संकल्प सिद्धि के नाम से जाना जाता था। हाँ, तो डॉक्टर जैन के इंटरव्यू का ये हिस्सा तो कई लोगों के नजरिए को पूरी तरह पलट सकता है। बिल्कुल पलट सकता है। आज लाखों लोग मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं। और इसका कारण क्या बताया गया है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे गलत स्वर में या गलत समय पर अपनी इच्छाओं पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि सांस छोड़ते समय अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। सांस छोड़ना यानी एक्सहेल करना शरीर से चीजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अच्छा, तो अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मुझे वो सफलता मिल जाए, लेकिन ठीक उसी पल उसकी सांस बाहर जा रही है, तो वो बायोलॉजिकली अपनी उस इच्छा को शरीर से बाहर फेंक रहा है। वो उसे अपने अवचेतन मन में स्थापित ही नहीं कर रहा। अरे बाप रे, ये सुनकर ऐसा लगता है कि लोग अनजाने में अपनी इच्छाओं को एक्सेल करके बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो इसे करने का वैज्ञानिक और सही तरीका क्या बताया गया है? सही तरीका ये है कि जब चंद्र नाड़ी यानी बायां स्वर चल रही हो तब ऐसा करें। चंद्र नाड़ी ही क्यों? क्योंकि इसका सीधा संबंध मन की गहराई से है। और उस घंटे के भीतर भी जब सांस शांत और स्थिर हो, यानी जब पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, तब क्या करना है? उस सटीक समय पर अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट रूप से सोचकर सांस को अंदर खींचना चाहिए, यानी इनहेल करना चाहिए। सांस अंदर लेने का इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो शरीर ग्रहण करने के मोड में होता है, रिसेप्टिव मोड में। अच्छा, उस विचार को सांस के साथ नाभि तक यानी मणिपुर चक्र तक ले जाकर कुछ सेकंड रोकना होता है। ये वो समय है जब वो विचार आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एक निर्देश की तरह दर्ज हो जाता है। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है सुनने में। और जो नकारात्मक विचार होते हैं, मतलब जैसे कोई डर हो या बीमारी हो, क्या उन्हें बाहर निकालने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए सूर्य स्वर यानी दाई नाक का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य स्वर का? हाँ, क्योंकि सूर्य नाड़ी में जलाने और नष्ट करने की क्षमता होती है। जब दायां स्वर चल रहा हो तो अपनी बीमारियों या डर के बारे में सोचें और फिर सांस छोड़ दें। जी, जोर से सांस छोड़ते हुए उन्हें शरीर से बाहर निकाल दें। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली रिलीज तकनीक है। स्रोत सामग्री में मैंने एक और बहुत ही दिलचस्प प्रयोग का जिक्र पढ़ा था। कौन सा प्रयोग? वो घी का दीपक जलाने वाला प्रयोग। ये क्या है? ये एक प्राचीन तरीका है अपने आसपास के वातावरण की फ्रीक्वेंसी को बदलने का। फ्रीक्वेंसी बदलने का? हाँ, बताया गया है कि जब चंद्र स्वर चल रहा हो तब गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? घी का दीपक एक विशेष प्रकार का आयोनाइजेशन पैदा करता है। जब व्यक्ति इस माहौल में अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस अंदर लेता है तो शरीर की पैरासिम्पैथेटिक अवस्था बहुत गहरी हो जाती है। अरे वाह! जो आत्मविश्वास और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बहुत तेज कर देती है। ये सच में अद्भुत है। इसके अलावा एक और बहुत ही सरल नियम का उल्लेख किया गया है जिसे सुनने वाले कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। आप बिस्तर से उठने वाले नियम की बात कर रही हैं? हाँ, बिस्तर से उठने का नियम। प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक क्रोनोबायोलॉजी दोनों ये मानते हैं कि इंसानी शरीर ब्रह्मांड और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के साथ एक लय में चलता है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का प्रभाव पड़ता है। एकदम सही। इसका सबसे आसान उपयोग ये है कि सुबह आंख खुलते ही इंसान ये चेक करे कि उसकी कौन सी नाक खुली हुई है। जो स्वर सक्रिय हो
बिस्तर से उतरते समय ठीक वही पैर सबसे पहले जमीन पर रखना चाहिए। और उसी वक्त अपनी किसी अच्छी इच्छा या संकल्प को सांस के साथ अंदर लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को ब्रह्मांड की रिदम के साथ ट्यून करने का विज्ञान है। सही कहा। अगर गलत रेडियो स्टेशन ट्यून किया जाएगा तो सिर्फ शोर ही सुनाई देगा, संगीत नहीं। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की बात करें ना, तो ये साफ हो जाता है कि हमारी सांसें दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। और हमारी सबसे बड़ी पहरेदार भी। जी, वे एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं हैं और हर पल ये बताती हैं कि शरीर के भीतर असल में क्या चल रहा है। सही बात है। जो इंसान अपनी सांसों के इस पैटर्न को समझ लेता है, उसे अपने जीवन को संतुलित करने के लिए बाहर से किसी मोटिवेशन या सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सच में गहराई से सोचने वाली है। याद कीजिए उस एक्सरे वाली बात को जिससे हमने आज की चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल। शरीर की टूटी हुई हड्डी तो एक्सरे मशीन में साफ साफ दिख जाती है, लेकिन हमारे दिमाग का तनाव, हमारी अनिद्रा और हमारी घबराहट किसी मशीन की पकड़ में नहीं आती। शायद हमारी सांसें ही वो अदृश्य एक्सरे हैं जो हमें हमारे भीतर का सच दिखाती हैं और उसे ठीक करने का टूल भी देती हैं। इससे बेहतर कोई और निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। वो क्या है? आज हमने जाना कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी सांसों के चक्र को समझकर अपनी बीमारियों और तनाव को खत्म कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर पूरी मानवता या किसी देश का पूरा समाज एक साथ अपने स्वरों को सिंक्रोनाइज करना सीख ले? ये तो सामूहिक चेतना का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप होगा। क्या हम सामूहिक रूप से एक ऐसे तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो देशों के बीच की बातचीत हो या कोई कानून बनाना, तभी लिया जाए जब सभी लोग अपने शांत पैरासिम्पैथेटिक यानी बाएं स्वर में हो? ये एक बहुत ही गहरी सोच है। जहां कोई भी प्रतिक्रिया गुस्से या फाइट और फ्लाइट मोड में न दी जाए। क्या इंसानियत की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बस हमारे नाक के ठीक नीचे छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को अपनी अगली सांस लेते समय जरूर विचार करना चाहिए। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।